हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज से तकरीबन 2500 साल पहले की बात है, शायद उससे भी पुरानी। माल की ढुलाई के लिए एक सड़क बनी। इसके एक छोर पर चीन था जहां के रेशम के पीछे दुनिया पागल थी, सो सड़क का नाम पड़ गया सिल्क रोड। इसी सड़क पर एक बड़ा मशहूर पड़ाव था, नाम समरकंद। यात्रियों ने यहां की बरकत के बारे में जो लिखा उसे पढ़कर दुनिया भर में विजेता उसकी तरफ खिंचे चले आते। ईसा से 4 सदी पहले सिकंदर खिंचा आया, फिर फारसी आए, तुर्क आए और फिर आया चंगेज खान। और इसी समरकंद को जब बाबर हार गया तो पहले काबुल और फिर दिल्ली की तरफ आया। समरकंद की गली गली का वास्ता कला, संस्कृति और मानव इतिहास से है। यहां इतनी विविध संस्कृतियों का मिलन हुआ कि इसका नाम ही पड़ गया क्रॉसरोड्स ऑफ कल्चर्स। ये फारसी बोलने वाले ताजिकों का शहर है और पड़ता है उज्बेकिस्तान में। लेकिन आज हम समरकंद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक बार फिर समरकंद पहुंच गए हैं। लेकिन संस्कृतियों के चौराहे पर इस बार खून नहीं बहेगा। सब एक जाजम पर बैठेंगे, साथ साथ आगे बढ़ने के रास्ते खोजेंगे। हम बात कर रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट की, जो इस बरस समरकंद में हो रही है। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन का आज पहला दिन है और इसमें शिरकत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समरकंद पहुंच गए हैं। और जाते जाते उन्होंने ये भी कह दिया कि वो एससीओ समिट में शिरकत के साथ कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बयान की इस आखिरी लाइन ने भारत में उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि समरकंद में वो सब नेता मौजूद हैं जिन्हें भारत की विदेश नीति के हुज हू कहा जा सकता है। गौर करिए इस लिस्ट पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एससीओ है क्या भला, इसमें भारत की सदस्यता के मायने क्या हैं और प्रधानमंत्री मोदी की संभावित द्विपक्षीय बैठकों से क्या फायदा हो सकता है। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। भूगोल की किताब में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, मध्य एशिया। जमीन के रास्ते आप पूरब से पश्चिम की तरफ जाने के ख्वाहिशमंद हो तो आपको इस इलाके के लंबे चौड़े सर्द मैदानों से गुजरना होगा। समरकंद को लेकर हम जिस विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात कर रहे थे वो इस पूरे इलाके पर लागू होती है। यहाँ ताजिक, तुर्क, उज्बेक, तातार, कजाक और ऐसे ही कई जातीय पहचान के लोग हजारों बरस से रह रहे हैं। 19वीं सदी में ये इलाका बन गया रूसियों की कॉलोनी और जब रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ बना तो यहाँ सोवियत शासन रहा। नाम के लिए सोवियत रिपब्लिक बनी, जैसे किर्गिजिया, तुर्कमेनिया आदि। याद करिए, जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रूस ने, जो तब सोवियत संघ था, मध्यस्थता की पेशकश की थी, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, ये दोनों ताशकंद गए थे मिलने। ताशकंद तब सोवियत संघ के तहत आने वाले उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजधानी थी। शास्त्री जी ने समझौते पर दस्तखत तो किए, लेकिन फिर अगली सुबह ताशकंद में उनका निधन हो गया। और आज भी ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और समरकंद दूसरा बड़ा शहर है। भूगोल का अध्याय हो गया। अब लौटते हैं फौरी मुद्दे पर। 1990 के दशक में चलते हैं। यह दशक आते आते सोवियत संघ दरक गया था और इस इलाके की रिपब्लिक्स को आजादी मिल गई थी। अब तक सब कुछ मॉस्को से होता आ रहा था, इसलिए नए नए आजाद हुए मुल्कों को अपने पैरों पर खड़े होने में काफी मुश्किलें भी आ रही थी। ऊपर से बाहरी आक्रमण का खतरा था, क्योंकि ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में सीमा को लेकर आपस में भी भयंकर विवाद था। और यह खतरा भी था कि इस विवाद का फायदा पड़ोस की 2 शक्तियां रूस और चीन कभी भी उठा लेंगे, क्योंकि भारत जैसे देशों के विपरीत रूस और चीन जैसे देश सिद्धांततः विस्तारवाद को गलत नहीं मानते। इसलिए हर किसी ने अपनी सीमा पर फौज तैनात कर रखी थी और फौज की इस भारी तैनाती के चलते हर किसी को अनहोनी का डर भी था। ऐसे में 5 देशों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। कैलेंडर में बरस था 1996 का। चीन, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान, 5 देश, इनके नेता शंघाई में जमा हुए और ट्रीटी ऑन डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स पर दस्तखत किए। नाम से जाहिर है, मकसद था सीमावर्ती इलाकों में तैनात सेनाओं के बीच भरोसा स्थापित करना। मौका पाकर लगे हाथ आपसी सहयोग की बातें भी कर ली इन 5 देशों ने।
इन पांचों देशों को शुरुआत में कहा गया शंघाई 5। समय के साथ इन 5 देशों में आपसी भरोसा पनपा तो इन्होंने 1 साल बाद सीमा से फौज कम करने के समझौते पर दस्तखत भी कर लिए, यानी पहला मकसद पूरा हुआ। और इससे यह भी स्थापित हुआ कि नियमित बैठकों का आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। इसलिए शंघाई 5 के देश हर साल मिलने लगे। 5-6 बरस आगे बढ़ते हैं। साल 2001 आया। 15 जून के दिन पांचों सदस्य देशों के नेता एक बार फिर शंघाई में मिले और अब तय किया गया कि संगठन को रीलॉन्च करने की, नए वर्जन में लाने की जरूरत है। और क्या हुआ इस रीलॉन्च में? पहले तो आया नया नाम, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO, और फिर आया एक नया मेंबर, मौजूदा मेजबान उज्बेकिस्तान, और इसके बाद आया एक नया मकसद। बात यह थी कि SCO के देशों ने आपसी सहयोग तो बढ़ा लिया था, लेकिन उनके सामने एक नई चुनौती आ गई थी, आतंकवाद की। SCO देशों के बिल्कुल बगल में अफगानिस्तान था, जहां की तालिबान सरकार दुनिया भर के आतंकवादियों को बुला बुलाकर पनाह देती थी। खतरा भांपते हुए SCO ने अपना नया मकसद तय किया, आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई का मकसद। 2001 से ही फिर हर साल सदस्य देशों के हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर्स की अलग अलग बैठकें भी आयोजित होने लगी। भारत के संदर्भ में समझना हो तो यूं समझिए कि राष्ट्रपतियों की बैठक, प्रधानमंत्रियों की बैठक और विदेश मंत्रियों की बैठक। आप कहेंगे भारत का संदर्भ आ ही गया है तो यह भी बता दो कि भारत की एंट्री इस SCO में कैसे और क्यों हुई। तो सुनिए, पहले कैसे का जवाब। SCO में 3 तरह के देश होते हैं, पहले स्थायी सदस्य, फिर ऑब्जर्वर और फिर डायलॉग पार्टनर। फिलहाल SCO के 8 स्थायी सदस्य हैं, नाम नोट करिए। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस और चीन। एक और है भारत। जल्द ही यह संख्या 9 होने वाली है, क्योंकि ईरान भी 2023 में सदस्य स्थायी रूप से बन जाएगा। कागजी कार्रवाई लगभग अंतिम चरण में है। स्वाभाविक है, SCO में सारे बड़े फैसले स्थायी देश लेंगे, लेकिन दूसरे देश भी SCO की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 2 कैटेगरी हैं, जैसा बताया। पहली है ऑब्जर्वर स्टेट की, जिसमें फिलहाल 4 देश आते हैं। SCO के 4 ऑब्जर्वर स्टेट अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारूस और ईरान। इसमें ईरान परमानेंट मेंबर बनने वाला है। आपने गौर किया होगा कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई और इसीलिए खबरें आ रही थी कि भारत और ईरान भी अलग से बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर स्टेट कैटेगरी के देश हैं, इन्हें भी SCO की बैठकों में बुलाया जाता है ताकि उन्हें संगठन के तौर तरीकों का अनुभव हो। एक तरह से मान लीजिए कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। जब संगठन और देश दोनों समझ लेते हैं कि बात बन सकती है तो बात आगे बढ़ती है, वरना खत्म हो जाती है। ऑब्जर्वर स्टेट प्रायः ऐसे देश होते हैं जिन्हें किसी न किसी स्थायी सदस्य का समर्थन मिला हो, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट की संज्ञा सभी को नहीं मिलती। प्रायः पहले संबंधित देश को SCO का डायलॉग पार्टनर बनना होता है। फिलहाल तुर्की, श्रीलंका, कंबोडिया, नेपाल, अजरबैजान और आर्मेनिया इस SCO के डायलॉग पार्टनर हैं, यानी टॉप पे परमानेंट मेंबर, फिर ऑब्जर्वर स्टेट और फिर बिल्कुल एंट्री लेवल पर डायलॉग पार्टनर। सऊदी अरब, मिस्र और कतर, मिस्र जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, डायलॉग पार्टनर बनने वाले हैं। 3 और देश हैं। इन सब ने हाल के बरसों में SCO के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत किए हैं। भारत ने ये सारे चरण 2017 में ही पूरे कर लिए थे। हमने आपको बताया, आप SCO की सीढ़ी में तभी ऊपर बढ़ते हैं जब आपका कोई दोस्त स्थायी सदस्य हो। यह साथ भारत को कैसे मिला? भारत का SCO में पक्का दोस्त कौन है? पुराना दोस्त ही पक्का दोस्त है, रूस, जो शंघाई 5 के जमाने से स्थायी सदस्य है। उसी ने एंट्री फिक्स की हमारी, और लाजमी था कि रूस भारत की तरफ से लामबंदी करेगा तो चीन पाकिस्तान का पर्चा आगे बढ़ाएगा। इसीलिए 2017 में भारत और पाकिस्तान को साथ साथ SCO का स्थायी सदस्य बनाया गया, ताकि अकारण इस रीजन में नाराजगी का माहौल ना बने। आपने SCO में सदस्यता का प्रोसेस समझ लिया है। अब कारण समझिए कि भारत इसका सदस्य क्यों बना। पहले हम एक राइडर जोड़ देते हैं। विदेश नीति के सारे प्रश्नों का उत्तर एक लल्लन टॉप शो में देना मुमकिन नहीं है, इसलिए संक्षेप के दायरे में रहेंगे, विस्तार में नहीं जाएंगे। याद करिए, SCO का मकसद आपसी सहयोग और आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से लड़ाई। भारत के हिसाब से देखें तो ये राम मिलाई जोड़ी है। हम भी वही चाहते हैं जो SCO चाहता है कागजों पर। दूसरा कारण है कनेक्टिविटी का। हमने आपको कुछ देर पहले बताया था
कि पूरब से पश्चिम अगर जमीन के रास्ते जाना है तो मध्य एशिया से होकर ही जाना पड़ेगा, यानी एससीओ के देशों से होकर जाना पड़ेगा। भारत पूर्व में है, दुनिया का इंजन पश्चिम में है। फिर मध्य एशिया में तेल और गैस के भंडार भी हैं जो भारत जैसे विकासशील देश के काम आते हैं। मध्य एशिया पर एक वक्त में रूस का प्रभाव था, लेकिन अब चीन तेजी से रूस की जगह ले रहा है। चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारत चाहता है कि मध्य एशिया के देशों से उसके संबंध वैसे रहें जैसे हजारों साल पहले थे, व्यापार के संबंध और सांस्कृतिक संबंध, और इसके लिए जरूरी है कि आदान प्रदान होता रहे। अब थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट की राय और दूसरे विस्तार बताते हैं। एक अंग्रेजी का अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके लिए शुभजीत राय ने एक लेख लिखा और उसमें एक बड़े काम के बिंदु को रेखांकित किया एससीओ के संदर्भ में। वो लिखते हैं कि भारत ताशकंद से चलने वाले रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर यानी आरएटीएस से जुड़ने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि यहां से भारत को उस आतंकवाद से निपटने में भी मदद मिल सकती है जो पाकिस्तान के बाहर से संचालित होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद ये बिंदु बहुत अहम हो जाता है और आरएटीएस, शॉर्ट में रैट्स बोल सकते हैं, उसकी मेंबरशिप भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर एससीओ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो या वार्सा पैक्ट की तरह कोई सैनिक गोलबंदी भी नहीं है जिससे भारत को परहेज रहे। अमेरिका जरूर एक वक्त में एससीओ को लेकर नाक भौं से कोड़ता था, लेकिन वक्त के साथ ये साफ होता गया कि एससीओ आपसी सहयोग के बारे में है, ना कि अमेरिका के खिलाफ एक दूसरा ध्रुव खड़ा करने के बारे में। वैसे भी एक दूसरा ध्रुव खड़ा होगा तो उसमें हम और चीन साथ में थोड़ी खड़े होंगे, तो बड़ी बेसिक सी बात है। खैर, आज एससीओ देशों में दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी बसती है। अब ये आंकड़े इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए एससीओ का भूखाल कितना टाइट है। दुनिया भर की जीडीपी का 1/3 एससीओ के देशों से आता है, तो ऐसे संगठन का सदस्य बने रहना विन विन डील माना जा सकता है। अब तक हमने समझ लिया एससीओ कैसे बना, भारत इसका सदस्य क्यों है। अब समझते हैं कि हालिया एससीओ समिट का महत्व क्या है और प्रधानमंत्री मोदी से देश को क्या अपेक्षाएं हैं। एससीओ के सदस्य देशों के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर 2019 के पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद से बर्फ जमी है। अप्रैल 2020 से भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में आमने सामने हैं। रूस और चीन ऊपर तो दोस्त हैं, लेकिन जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है, रूस का भी असहज होना लाजमी है। प्रभुत्व बढ़ाने के मकसद से रूस ने यूक्रेन पर हमला कर एक बड़ा दाव चला था जो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। उधर चीन कोविड लॉकडाउन और छवि से परेशान है। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट है। ऐसे में इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर एक टेबल पर आकर बात कर पाएं तो शायद समाधान का रास्ता निकले। फिर आप पूछेंगे कि प्रतिद्वंदी साथ बैठ भी गए तो बातें क्या करेंगे, तो इसका जवाब हम एक उदाहरण से देते हैं। नवंबर 2008 में मुंबई पर 26/11 का आतंकी हमला हुआ। इस हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान में बैठे थे। दोनों तरफ तनाव बढ़ गया था। तब जून 2009 में एससीओ की बैठक के बहाने ही भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई थी। रूस के एकातेरिनबर्ग में तब मनमोहन सिंह ने जरदारी से कहा था, राष्ट्रपति महोदय, मुझे आपसे मिलकर खुशी हो रही है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। इससे तात्कालिक फायदा भले ना मिला हो, लेकिन तनाव और असहजता कम हुई। बातचीत का एक रास्ता भी खुला। वैसे ही इस बार के एससीओ समिट के बारे में भी बात कही जा रही है। शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी पहली बार आमने सामने मिलने जा रहे हैं। इसी तरह जून 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद यह पहली बार होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे। आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि दोनों नेताओं के साथ गए प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हो जाए। आधिकारिक ना सही तो अनाधिकारिक बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला रहता है। ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। इसके अलावा भारत अपने 2 और पक्के दोस्तों से मिलेगा, रूस और ईरान। रूस के साथ भारत की दोस्ती पर अलग से प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि बीते दिनों भारत जिस तरह से पश्चिम के करीब गया, उसे लेकर रूस थोड़ा असहज है, चाहे वो हथियारों की खरीद हो या फिर क्वाड जैसे संगठन। रूस की मौजूदगी वाले मंच पर जाकर भारत 2 संदेश देगा। एक, रूस को कि भारत उसकी दोस्ती का आदर करता है, उसके साथ खड़े होने में हमें कोई शर्म नहीं आती। और दूसरा, दुनिया को कि दुनिया का मतलब सिर्फ यूरोप, अमेरिका या पश्चिम बस नहीं हो सकता। भारत अपने हितों के हिसाब से संबंध बनाएगा और इन संबंधों को बनाते हुए नजरिया भी भारतीय रखेगा। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस बेहिसाब प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। ऐसे में वो भारत की तरफ उम्मीद से देख भी रहा है। रही बात ईरान की, तो उसके साथ तो हमारे हजारों बरस पुराने संबंध हैं। वहां से हम तेल आयात किया करते थे। हमने चाबार में खरबों का निवेश किया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से कुछ दूरी बना ली, खासतौर पर तेल के आयात के संबंध में।
लेकिन जिस तरह यूक्रेन संकट के बाद नई दिल्ली ने रूस से तेल खरीदने को लेकर आत्मविश्वास दिखाया, ईरान उम्मीद कर रहा है कि उसकी किस्मत भी खुल सकती है। ये भारत के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि प्रतिबंधों वाले माहौल में अगर भारत ईरान के करीब जाता है तो ईरान भी कोई ना कोई छूट जरूर देगा, देनी ही पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति रईसी और प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं तो इस बाबत बात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबरें भी आ रही है। अब इन सब के बीच टिप्पणीकारों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ खड़े होकर भारत पश्चिम के बरक्स खड़े देशों से दोस्ती बढ़ा रहा है। सुनिए उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत मनीष प्रभात ने इस विषय पर, इस सवाल पर क्या कहा। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ है और जो शंघाई सहयोग संगठन है उसके प्लेटफॉर्म पे भी ये बात कही गई है। हम कभी भी एससीओ को इस तरह से नहीं देखते और मुझे नहीं लगता कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने को किसी भी ब्लॉक के तौर पे देखता होगा। एससीओ का कहना है कि वो दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ या दुनिया के किसी भी देशों के समूह के खिलाफ नहीं है। तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे काम ऐसे सकारात्मक होने चाहिए जिससे सभी का भला हो, विश्व में शांति कैसे बहाल हो, क्षेत्रीय सहयोग कैसे बढ़े, व्यापार कैसे बढ़े, आपस में किस तरह की चीजें हम ऐसे करें जिससे कि आम जनता को उस चीज का फायदा हो। भारत हमेशा इस चीज के लिए। तो मित्रों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबर के शहर समरकंद गए हैं। वहां होने वाली सारी गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुनते हैं सुर्खियां। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से है। निघासन थाना क्षेत्र में रेप के बाद हुई 2 सगी दलित बहनों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट ने रेप के बाद गला घोंटकर हत्या की पुष्टि की है। 14 सितंबर के रोज दलित समुदाय से आने वाली दोनों बच्चियों की लाश गांव के बाहर पेड़ पर लटकती हुई मिली। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि बुधवार दोपहर 3 बजे 3 युवक उसकी बेटियों को उठाकर ले गए और फिर हत्या कर शव पेड़ से लटका दिए। मां ने बताया कि वो 15 साल और 17 साल की दोनों बेटियों के साथ बुधवार की दोपहर घर के बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद बेटियों को बाहर छोड़कर वो कपड़े डालने के लिए घर के अंदर चली गईं और उसी वक्त बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंच गए। लड़कियों को बाइक पर खींच कर ले गए। थोड़ी देर बाद गांव के पास ही खेत में मौजूद पेड़ पर दोनों बहनों की लाश मिली। शवों को पेड़ से उतारकर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने घटना के विरोध में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात में ग्रामीणों और पुलिस वालों के बीच नोकझोंक भी हुई। इन सारी घटनाओं पर परिजनों का पक्ष सुनिए। हमरे सामने हमारी बिटिया हमारे वहां पकड़े हमें हमका भड़ा लिए जात तो हम क्या सहन होई मेरा तकाई देखें तो हाय लंडा हम क्या अंदर दुआई तो रोज आवत रहा है तो जात हमारी बिटिया ना यू का भवा हम फांसी चाहिए थी है तीनों के चारों के। दीदी को स्नान करने ले गई थी तो वहाँ पे लड़के 3 आए थे, वो उठा के ले गए। दीदी ने पेटीकोट डालने आई थी, वो उठा के तुरंत वो दीदी हमारी पाछे गई थी और वहाँ तक खींच के ले गए थे और वो दीदी के मेरे लात मारे थे और दीदी मेरी गिर गई। दीदी मेरी वक्तेशन से वो बेहोश हो गई। पड़ोसी थे जी, पड़ोसी एक लड़का रहते थे इसी गांव में? जी, छोटू ये यहीं रहता था। छोटू के साथ कितने लड़के थे? जी, वह 3 लोग थे। बाइक से आए थे? जी, और उसी बाइक पे बैठा के दोनों लड़कियों को जी, यहाँ से घसीटन लगे थे, आगे से बैठाल के ले गए थे। परिजनों के मुताबिक आरोपी छोटू गौतम है, जो उनका पड़ोसी भी है। लिखित तहरीर में परिवार ने छोटू गौतम का ही नाम दिया था। जब एफआईआर हुई तो उसमें छोटू के साथ 3 अज्ञात लोगों का जिक्र किया गया। सबसे पहले पुलिस ने छोटू गौतम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। कड़ियां खुली तो बाकियों के भी नाम सामने आए। इस जघन्य अपराध में छोटू गौतम का साथ देने वाले 5 लोगों के नाम क्या हैं, सुनिए। जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ। इनकी धरपकड़ के दौरान एक आरोपी जुनैद ने खेतों में भागने की कोशिश की। एनकाउंटर हुआ और पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल भी हुआ। पुलिस के मुताबिक छोटू गौतम ने कुछ दिन पहले पीड़िताओं का 3 आरोपियों से परिचय कराया था, लेकिन वो मौके पर नहीं गया था। मौके पर 5 आरोपी जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन और आरिफ थे। बड़ी बहन की दोस्ती जुनैद से थी और छोटी बहन सुहेल को जानती थी, ऐसा बताया गया। घटना के रोज जब ये पीड़िताओं को बहलाकर खेत में ले गए तो वहां क्या हुआ, लखीमपुर के एसपी संजीव सुमन से सुनिए।
ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके अक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इजराइल, सुहैल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुर रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुर रहमान है। इसमें से दोनों लोगों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया था, सुहैल और हफीजुर रहमान को। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है। एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए, तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया। जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे, ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके, उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद एसपी ने अपने बयान में जो बताया वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हुआ, पर एक बात का फर्क है। परिजनों ने कहा लड़कियों को घसीट कर ले जाया गया, पुलिस कह रही है बहला फुसला कर ले जाया गया। अब इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 323, 452 और 376 के तहत केस दर्ज किया है। साथ में SC ST एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा गया है। मामला संवेदनशील है, सो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो सरकार ने मौके की नजाकत को समझते हुए बड़े अधिकारियों को फौरन मोर्चे पर तैनात किया। रात में ही आईजी लक्ष्मी सिंह ने मौके पर जाकर मुआयना किया और सुबह होते ही राजनीतिक दलों के डेलीगेशन भी पहुंचने लगे। सुनिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही। बहुत ही घृणित और दुखद घटना है। आज हम केवल परिवार के साथ बैठ के उनसे बात करने आए हैं, उनके दुख को शेयर करने आए हैं। वो बेटियां आज हमारे बीच में नहीं हैं, ये तो हम सबको उम्मीद है कि उनके साथ न्याय। सपा के अलावा कांग्रेस और बीएसपी ने भी सरकार को घेरा। इस आलोचना पर यूपी सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, सुनिए। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ सकती, पूरी जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होगा वो खिलाफ जरूर कार्रवाई आपके समझ आएगी। हम पूरी बात बताने के लिए आएंगे। कहते हैं कि महिला उत्पीड़न के मामले में हमारी सरकार गंभीर है। सोहदे, लुच्चे, लफंगे, महिलाओं के प्रति जो जघन्य अपराध करने वाले लोग हैं उनको हम कड़ी सजा दिला रहे हैं। आप कोर्ट्स में देखिए, सजा का जो प्रतिशत है महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनमें हम मॉनिटरिंग हम स्वयं करते हैं और उनमें हमने उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हमारी सरकार ने दिलाई है। इस मामले में भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। दोषी को सरकार आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का वादा कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोनों मृत बहनों का शव परिजनों को सौंप दिया गया और देर शाम सादे कागज पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने, मुआवजे और नौकरी के लिखित आश्वासन के बाद परिवार ने दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पर एक जगह है जहां पर अभी भी चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर कुछ सेक्शन हैं जो इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं और सख्ती की बात कर रहे हैं, और कुछ सेक्शन हैं जो इसे योगी आदित्यनाथ सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो क्लेम है उस पर प्रश्न चिन्ह बता रहे हैं। जिसके जैसे विचार उसके वैसे तर्क। हम बढ़ते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आज बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। स्टिंग से आरोप लगाया कि नई शराब नीति के जरिए मनीष सिसोदिया को घूस दी गई। सिसोदिया के पास शिक्षा के साथ आबकारी मंत्रालय भी है। बीजेपी ने स्टिंग को सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा का बताया। 8 मिनट का वीडियो, सबसे पहले उसका एक हिस्सा देखिए। रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए,
ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। और ऐसा मतलब पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होती है ना, पेटीएम बन गया, ये 100 पेटीएम ने खोला और हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही थी। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार। इसी स्टिंग के जरिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आरोप लगा कि नई शराब नीति के तहत ठेके देने में करोड़ों रुपए कमाए गए और उसका इस्तेमाल पंजाब गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया। इस स्टिंग के तुरंत बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुनिए। या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांगे। हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे, बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उभरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए, और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग में आपको दिखा। बीजेपी ने आरोप लगाए तो आम आदमी पार्टी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। पहले ट्विटर पर लिखा, उसके बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुनिए उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा। अब सीबीआई को कुछ नहीं मिला, इन्होंने ईडी से जांच करा ली, उसमें इनको कुछ नहीं मिल रहा। अब ये स्टिंग लेके आए हैं कि जी देखो ये आदमी कह रहा है इनको दिए होंगे, इनको दिए होंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो गया, स्टिंग तो सबूत में आ गया, 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग कर ही दिया है, सीबीआई की एक्सटर्नल ब्रांच है भारतीय जनता पार्टी आजकल, तो एक्सटर्नल ब्रांच से सबूत आ गया। एक्सटर्नल ब्रांच की बीजेपी की जिम्मेदारी है कि जाके सीबीआई को सौंपे और सीबीआई इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से इतर बात कुछ तथ्यों की। शराब घोटाले के आरोप में सीबीआई ने 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी की थी। एफआईआर में उन्हें आरोपी भी बनाया जा चुका है। ईडी ने भी मामले को संज्ञान में लिया। छापेमारी को करीब 4 हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल करती रहती है। तीसरी सुर्खी, इसका संबंध उसी महाठग सुकेश चंद्रशेखर के मामले से, जिसकी कहानी बीते दिन यानी 14 सितंबर को हमने आपको विस्तार से सुनाई थी। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का कैसे कभी पीएमओ का अधिकारी बन जाता है, कभी नरेंद्र मोदी के नाम पर, कभी अमित शाह के नाम पर, कभी किसी आईएएस के नाम पर ठगी करता है, सैकड़ों करोड़ की ठगी करता है, जेल में रहकर ठगी करता है और शौक एक्ट्रेसेस के साथ दोस्ती करना, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देना। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो आप आज के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर वो शो देख सकते हैं। पर 200 करोड़ की ठगी के मामले में आज का अपडेट क्या है? 15 सितंबर को श्रीलंकाई मूल की अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के बाद नोरा फतेही से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। नोरा फतेही अभी किसी भी मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन सुकेश ने उनसे भी संपर्क किया था। पुलिस को नोरा पर महंगे गिफ्ट लेने का शक है। नोरा को मामले की एक और आरोपी पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर पूछताछ की गई। ईडी की चार्जशीट में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में पिंकी ईरानी पहली आरोपी हैं। सुकेश ने सबसे पहले पिंकी को ही बताया था कि उसे जैकलिन पसंद है। आरोप है कि मेकअप आर्टिस्ट के जरिए पिंकी ईरानी ने ही सुकेश का परिचय जैकलिन से करवाया था। 14 सितंबर को ही जैकलिन की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 8 लाख की एक डुकाटी बाइक को सीज किया था। आरोप है सुकेश ने वो बाइक जैकलिन के एक एजेंट को दी थी। 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलिन की पेशी होगी। इस मामले में कई और एक्ट्रेसेस पुलिस की रडार पर हैं। अगली सुर्खी यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत लौटे मेडिकल के छात्रों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर पक्ष रखा। कहा यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब सरकार ने कहा कि भारत के कॉलेजों में दाखिला कानूनन संभव नहीं है। ये वो छात्र हैं जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहां गए थे या फिर सस्ती पढ़ाई के लिए। फरवरी-मार्च 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मेडिकल कोर्स कर रहे तकरीबन 18,000 भारतीय छात्रों को बीच में आना पड़ा था। युद्ध कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। ऐसे में छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट है। उनके लिए राहत की मांग करने वाली कई याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और इसी जवाब का हिस्सा हमने आपको सुनाया। मामले में 16 सितंबर यानी अगले दिन कल भी सुनवाई होगी। आखिरी सुर्खी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम सरकार और 8 जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। समझौते के मुताबिक जनजातीय समूहों ने हथियार न उठाने की बात मान ली।
इस पर गृह मंत्री शाह ने कहा, असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। विद्रोही युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्यधारा में जोड़ा। सरकार हर विवाद को 2024 तक खत्म करना चाहती है। दर्शक जानते हैं, मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुटों के साथ लगातार समझौते किए। फिलहाल एक बड़ा समझौता नागा गुटों के साथ लंबित है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। यह था आज का लल्लन टॉप शो। अब आपसे उम्मीद है कल मुलाकात होगी। चलते चलते एक और ऐलान, लल्लन टॉप का सबसे ठेठ, सबसे खुरदुरा और कई की नजर में सबसे ठस भी आ गया है नया सेगमेंट पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा। ये बाजा आप कहां बजा सकते हैं, कहां सुन सकते हैं? हम सब की लंतरानियां, कुछ ज्ञान की, कुछ अपने ही की बातें लल्लन टॉप की ऐप पर। तो फटाक से डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। मेरी मार्केटिंग टीम ने कहा है आखिरी में ये जरूर बोलना है कि डाउनलोड करें। चलिए अब विदा लेते हैं, खूब ख्याल रखिए, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।